हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। जैसे कि आपको बोर्ड पर देख के पता चल ही रहा होगा कि आज का हमारा टॉपिक है स्थायी कार्यपालिका, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए देखते हैं स्थायी कार्यपालिका में क्या है। देखिए, स्थायी कार्यपालिका को समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ क्लियर बता देती हूँ कि जैसे कि जब हमने कार्यपालिका का चैप्टर शुरू ही किया था, तब हमने क्या देखा था कि कार्यपालिका दो व्यक्तियों से मिलकर बनती है। पहली कौन सी थी? पहली थी राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी स्थायी कार्यपालिका। अब राजनीतिक कार्यपालिका में हमने क्या देखा था कि राजनीतिक कार्यपालिका ऐसी सरकार होती है जो आती जाती रहती है, जो अस्थायी होती है, जिसे हम अस्थायी कहते हैं। और दूसरी कौन सी थी? स्थायी कार्यपालिका, जिसमें बिल्कुल जो भी व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। और उसमें स्थायी कार्यपालिका में क्या होता है? व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, वो चुने निर्वाचित नहीं होते, वो चुने नहीं जाते, नियुक्त किए जाते हैं। मतलब कि जो स्थायी कार्यपालिका में जो भी व्यक्ति आते हैं वो एग्ज़ाम दे के मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके आते हैं। और जो राजनीतिक कार्यपालिका में वो कैसे आते हैं कि मतलब कि चुनाव करके उनकी निर्वाचित किया जाता है उनको, तब राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं। तो उनकी सरकार तो आती जाती रहती है। अब हम बात करेंगे अब स्थायी कार्यपालिका की। स्थायी कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? नौकरशाही आते हैं। अब वो नौकरशाही कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन है, इसे नागरिक सेवा कहते हैं। अब नौकरशाही में कौन आते हैं? जो IAS, IPS, जो PCS जो अधिकारी होते हैं, ये इसमें आते हैं नौकरशाही में, सिविल सेवा जिसे कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये एक संगठन, विशाल संगठन बनाते हैं। किसका? प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही, इन सबका मिलकर क्या बनता है? एक विशाल संगठन बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नागरिक सेवा। इसके बाद हम देखेंगे कि जो नागरिक सेवा है इनके क्या क्या कार्य हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जो स्थायी कार्यपालिका के जो व्यक्ति हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो किस तरीके से कार्य करते हैं। अब देखिए, पहला तो है प्रशासनिक मशीनरी है। जो व्यक्ति जितने भी IAS, IPS, IFS ऑफिसर या फिर सेल्स टैक्स जो ऑफिसर होते हैं, ये क्या होते हैं? एक प्रशासनिक मशीनरी होते हैं। ये प्रशासनिक मशीनरी के तौर पे कार्य करते हैं। दूसरा है सरकारी के स्थायी रूप से कार्य करते हैं। जो भी सरकार होती है उसको क्या करते हैं? स्थायी रूप से कार्य करते हैं। अभी जो स्थायी कार्यपालिका में आते हैं तो स्थायी तौर पर ही कार्य करेंगे, तो क्या करते हैं? ये स्थायी रूप से कार्य करते हैं, मतलब वहाँ पे उस पद पे ही बने रहते हैं कार्य करने के लिए। अब थर्ड है नीति बनाने, लागू करने में मंत्रियों की सहायता करते हैं। अब जो ये जितने भी बड़े बड़े पद के अधिकारी हैं, जैसे मैंने आपको बोला IAS, IPS, ये क्या करते हैं? ये मंत्रियों की सहायता करते हैं नीतियाँ बनवाने में और लागू करने में। IAS, IPS ये सब ऑफिसर उनकी हेल्प करते हैं, मंत्रियों की सहायता करते हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसमें, ये मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। अब जितने भी ये लोक सेवा के जो लोग हैं, जो जितने प्रशासनिक मशीनरी हैं, ये क्या करते हैं? राजनीतिक रूप से उत्तरदायी रहते हैं कि मतलब जो जवाबदेही देंगे तो ये उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। अब देखिए, जितने भी जो ऑफिसर हैं, जितने भी अधिकारी हैं, ये तो ये क्या होता है कि इसमें मतलब कि ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का, किसी भी दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी का भी समर्थन नहीं कर सकते। कि मान लीजिए एक जो ऑफिसर है उसको कोई पार्टी अच्छी लग रही है तो वो उस पार्टी के अनुसार काम करेगा और उसकी हेल्प नहीं करेगा उसमें, और सरकार को मतलब सहायता नहीं करेगा। उसी को वो, उसकी सरकार अच्छी लग रही है किसी की, तो उसके हिसाब से काम कर रहा है। तो इसमें ये गलत है, वो ऐसा नहीं कर सकता कोई भी अधिकारी कि किसी एक पार्टी का समर्थन करे, किसी एक सरकार का समर्थन करे। तो ये एक तरीके का गलत है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है। अब देखिए कि जैसे कि हमारे लोकतंत्र में कई पार्टियां आती जाती रहती है, कई पार्टियां अच्छी चलती हैं, कई पार्टियां जो है बीच में टूट जाती है। अब ऐसे में किसी प्रशासनिक मशीनरी की कोई एक पार्टी पसंद आ गई, अब मान लीजिए वो पार्टी हट गई है, अब किसी वजह से वो टूट गई है या फिर उसका कार्यकाल खत्म हो गया, तो इसमें ये नहीं है कि जो नौकरशाही जो होगा वो ये नहीं करेगा कि मुझे तो वही पार्टी अच्छी लगती थी तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करूँगा, उसके लिए अच्छा बेहतर काम करूँगा। अब कोई नई पार्टी आ गई है तो उसको भी राजनीतिक रूप से ही उसके लिए उस पार्टी को काम करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आपको ये तो बता दिया है कि जो हमारे नौकरशाही हैं वो काम किस तरीके से करते हैं, उनको क्या क्या तरीका, क्या पैटर्न होता है, वो तो बता दिया मैंने आपको कि वो कैसे करते हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो हमारी प्रशासनिक मशीनरी है वो आते किस तरह से, उनका चयन कैसे होता है, उनको चुना कैसे जाता है, किस तरीके से उनकी नियुक्ति होती है, तो वो हम देख लेते हैं। पहला देखिए क्या कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग। अब देखिए, एक संघ लोक सेवा आयोग है जिसे हम UPSC कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो आयोग है यही एग्ज़ाम कराता है इन IAS, IPS वालों के लिए। यही एक आयोग है जो कराता है। अब किस तरीके से कराता है ये? पहला तो कराता है योग्यता के आधार पर
कि जो व्यक्ति है, जो कैंडिडेट जो अपना एग्ज़ाम दे रहा है यूपीएससी में, उसकी क्या क्या योग्यता है, कि मतलब 12th पास आउट हो गया है, उसने ग्रेजुएशन कर लिया है, ये सब देखा जाता है। उसके बाद इसमें है कि भेदभाव रहित चयन, कि मतलब जो उसका चयन किया जाएगा बिना भेदभाव के किया जाएगा, बिना लिंग जाति धर्म के आधार पर उसका कुछ भी नहीं देखा जाएगा, बिना भेदभाव के उसको इस आयोग में परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। थर्ड कहता है समान अवसर, कि उसको समान अवसर दिए जाएंगे, उसके साथ कोई भी भेदभाव किसी भी तरीके का नहीं होगा। सेकंड पॉइंट कहता है कि निश्चित कार्यकाल। अब जो भी ऑफिसर है, जो भी नौकरशाही है, उसका कार्यकाल कब तक है, उसके लिए भी एक एज तय की गई है। वो कार्यकाल जब तक रिटायर नहीं हो जाता तब तक कर सकता है, वो अपना काम पूरा कर सकता है। थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश धारा हटाना। अब जो प्रशासनिक मशीनरी है, जो नौकरशाही है, अब उसको सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, हटा भी सकता है। अगर मान लीजिए उसने कुछ भी काम गलत कर दिया, या किसी पार्टी के नेतृत्व में उसने कुछ गलत कर दिया, या फिर से कोई पार्टी पसंद नहीं थी, उसके खिलाफ जाके कुछ कर दिया और उसको सबको दिखाया कि नहीं मैंने तो अच्छा किया, तो क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय उसको हटा सकती है। न्यायाधीश के जो वहाँ के हैं उसको वहाँ पे संविधान के तौर पर उसे हटा सकते हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट है संविधान ने दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी है। अब जो ये संघ लोक सेवा आयोग है, इन्होंने आरक्षण किस किस को दिया है, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़ गए हैं किसी न किसी वजह से, या फिर वो आदिवासी लोग हैं, तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, कि जिससे कि उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले संविधान में। उनको भी जैसे कहा गया है कि सबको एक समान समझो, तो पर लेकिन इन लोगों को क्या दिया, कुछ थोड़ा सा आरक्षण दे दिए, थोड़ी सी छूट दे दी, कि जिससे वो समाज के साथ एक साथ रह सके, एक साथ बैलेंस बना के चल सके, अपना जीवन जो और बेहतर बना सके, जिससे एक और अच्छा समाज बने और अच्छा राष्ट्र विकसित हो सके। तो ये सब थे आपके प्रशासनिक मशीनरी की नियुक्ति। इसके बाद हम देखेंगे सिविल सेवाओं का वर्गीकरण। इसमें हम देखेंगे किस तरह से कौन कौन से ऑफिसर को किस तरह बांटा गया है, कौन से वर्ग में उन्हें मतलब एक तरह से रखा गया है, आईएएस आईपीएस को किस में रखा गया है, रेवेन्यू ऑफिसर को कैसे रखा गया है, सेल टैक्स को कैसे रखा गया है, ये हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। अब देख लेते हैं अपना सिविल सेवाओं का वर्गीकरण, किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। इसको 3 तरह के बांटा गया है। पहला है आपका अखिल भारतीय सेवाएं, और दूसरा है केंद्रीय सेवाएं, और तीसरा है प्रांतीय सेवाएं। अब पहला देख लेते हैं अखिल भारतीय सेवाओं में क्या कहा गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, ये दोनों किस में आते हैं, अखिल भारतीय सेवा में आते हैं। जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो इन्हीं में से मतलब इन्हीं कैटेगरी में उनको बांटा गया है। केंद्रीय सेवाएं में भारतीय विदेश सेवा, भारतीय सीमा शुल्क, जो आपके आईएफएस ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं वो इसमें केंद्रीय सेवाएं में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे कार्य करते हैं वो। प्रांतीय सेवाओं में कहते हैं डिप्टी कलेक्टर, बिक्री कर अधिकार, जो आपके सेल टैक्स वाले जो अधिकारी होते हैं डिप्टी कलेक्टर, वो इसमें प्रांतीय सेवाओं में आते हैं, जो राज्य के स्तर पर कार्य करते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए हो और आपको अच्छे से समझ में आया हो। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे कनेक्टेड।